हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लर्न विद वृंदा। सो गाइस, हमारी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई थी जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा न्यूक्लिक एसिड था, जिसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया था कि न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं: स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, डबलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे तो इस एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के ऊपर कंडक्ट किया था, जिसमें इन्होंने इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी। पहली स्ट्रेन, उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होने की वजह से वो उसमें स्मूथ कॉलोनीज बन रही थी, इसलिए उसने उस तरीके की स्ट्रेन को नाम दिया एस टाइप। वहीं दूसरी तरफ जो कॉलोनीज थी वो रफ़ थी दूसरी स्ट्रेन के अंदर, और उसमें कोई भी कोटिंग मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने उसको नाम दिया आर टाइप। तो इस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन हमें मिली, एक एस टाइप, दूसरी आर टाइप। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसके बाद 2 स्ट्रेन जब उन्होंने बना ली तो उन दोनों स्ट्रेन को 2 अलग अलग माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो जब पहले वाले जिसमें आर वाला डाला गया, जिसमें आर स्ट्रेन डाली गई, उसमें माइस जिंदा रह गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो एस वाला स्ट्रेन जिस माउस के अंदर डाला गया था वो माइस मर गया, वो चूहा मर गया। तो यहाँ से उन्हें समझ में आया कि एस वाले के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे चूहा मर रहा है, जबकि आर वाले में चूहा नहीं मर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, बट इस बार इन्होंने क्या किया, आर और एस दोनों टाइप के बैक्टीरिया को, दोनों टाइप की स्ट्रेन को मिक्स कर दिया और उसके बाद चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। और इस केस में क्या हुआ, चूहा फिर से मर गया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, ही कॉन्क्लूडेड कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से एस वाला बैक्टीरिया जो था वो चूहों को मार रहा था, और जब दोनों को मिक्स किया गया तो एस वाले बैक्टीरिया ने आर वाले को भी अपनी तरीके से बदल दिया, अपने जैसा बना दिया बदल के। तो बदलने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्योंकि यहाँ पर आर वाली स्ट्रेन एस वाली स्ट्रेन में बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और इस पूरी फिनोमिना को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये तो पता लगा लिया था कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आर वाला बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट कर रही है जिसकी वजह से एस वाले के जीन आर वाले के अंदर जा रहे हैं, इसका रीज़न फाइंड आउट करना अभी बाकी था। एसिड से जुड़ी हुई इतनी स्टोरी हमें सुनाई थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अब इसके बाद की जो स्टोरी थी, यानी कि जो नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, या जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, उसके बारे में हमें बताया ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलिड एंड मैकलिन कार्टी ने, और उसी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean Carty explain the nature of transformation and DNA is genetic material. तो ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलिड एंड मैकलिन कार्टी नाम के 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझाया और साथ के साथ इस बात को समझाया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। In their experiment, they observed that heat killed S bacteria transformed R strain into S strain. So, they remove biochemicals, DNA, proteins, RNA from S strain bacteria and transfer it to R strain bacteria. अब हुआ क्या था कि इन तीनों साइंटिस्ट ने जब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा तो इन्होंने इसका रीज़न जानने की कोशिश करी, और इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि एस बैक्टीरिया में कुछ ऐसा था जिससे आर बैक्टीरिया कन्वर्ट हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एस बैक्टीरिया के जितने भी बायो कंपोनेंट्स थे, बायोकेमिकल्स थे, उन्हें अलग अलग कर लिया। तो उन्हें 3 अलग अलग कंपोनेंट्स मिले, पहला था डीएनए, दूसरा था प्रोटीन, तीसरा था आरएनए। इन्होंने एस स्ट्रेन की 3 अलग अलग स्ट्रेन ली।
पहली स्ट्रेन में से इन्होंने डीएनए को हटाया, दूसरी स्ट्रेन में से इन्होंने प्रोटीन को हटाया, तीसरी स्ट्रेन में से आरएनए को हटाया। यानी कि जो हमारे पास पहली स्ट्रेन मौजूद थी उसमें डीएनए को छोड़ के प्रोटीन और आरएनए मौजूद था। जो दूसरी स्ट्रेन थी उसमें प्रोटीन को छोड़ के डीएनए और आरएनए प्रेजेंट था। जो हमारी तीसरी स्ट्रैंड थी उसमें आरएनए को छोड़ के डीएनए और प्रोटीन मौजूद था। इस तरीके से 3 अलग अलग स्ट्रेन हमें मिल गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन तीनों स्ट्रेनों को 3 अलग अलग आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, सो जो 3 ऐसे स्ट्रेन थी जिनको अभी हमने एक्सपेरिमेंटली बनाया था, उन तीनों के तीनों स्ट्रेन को हमने आर वाले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास 3 आर की स्ट्रेन मौजूद थी जिनके अंदर 3 अलग अलग एस स्ट्रेन प्रेजेंट थी। In R strain bacteria, they observed that proteases and RNAs didn't affect the process of transformation, only DNAs inhibits the process. So DNA is the only genetic material. अब जब बात ऑब्जर्वेशन की आई तो उन तीनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि पहले केस में जब जिसके अंदर R और S दोनों बैक्टीरिया मौजूद थे, बट जिसमें उस स्ट्रेन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था, तो बिना प्रोटीन वाली स्ट्रेन को जब हमने इंजेक्ट किया तो उसका रिजल्ट वही रहा जैसा कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, चूहा मर गया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जब सेकंड स्ट्रेन को ऑब्जर्व किया जिसके अंदर आरएनए एब्सेंट था, तो इसमें भी वही रिजल्ट मिला जो कि प्रिडिक्टेबल था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को समझा रहा था, दिखा रहा था, डेट माउस इज डेड। बट इन लास्ट केस, थर्ड वाले केस में क्या हुआ, जिसके अंदर डीएनए एब्सेंट था, उस वाले केस में इन्होंने देखा कि सम हाउ द माउस सर्वाइव, यानी कि माउस जिंदा रह गया। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकाला कि जब प्रोटीन एब्सेंट था तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब आरएनए एब्सेंट था तो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द रीज़न ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, विच प्रूव्स दैट डीएनए इज़ द ओनली जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से इन्होंने इस बात का कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए वो रीज़न था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और सिर्फ डीएनए ही ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डीएनए ही इकलौता जेनेटिक मटेरियल है। एस टाइप के अंदर ना प्रोटीन था ना आरएनए था, केवल और केवल डीएनए था जो कि क्या कर रहा था, एस टाइप के बैक्टीरिया जो कि आर टाइप के बैक्टीरिया को अपने यानी कि एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा था, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा था। और जब डीएनए ही प्रेजेंट नहीं था तो ना तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन शो होने वाला कोई भी सिम्टम्स हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल के लोगों को समझाया कि जो मेन रीज़न है, यानी कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो डीएनए है। और यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि डीएनए ही हमारा इकलौता जेनेटिक मटेरियल है। इसी वजह से डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो पाया। नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्लेनेशन के बाद भी कुछ लोगों के मन में इस पॉइंट्स को लेकर, इस पॉइंट के रिगार्डिंग डाउट था कि डीएनए ही ओनली जेनेटिक मटेरियल है। सो इस डाउट को दूर करा हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट ने, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसने सारे डाउट्स को रिमूव कर दिया। सो द unequivocal proof that DNA is genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. They performed their experiment on bacterial virus bacteriophage and infect E. coli. तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। इन लोगों ने मिलकर अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसे हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अपने इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया वायरस लिया। एक बैक्टीरियल वायरस होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। तो उस बैक्टीरियोफेज को लिया और उसकी हेल्प से ई कोलाई को इन्फेक्ट करने की कोशिश करी और उसके बाद अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन ली। So in their experiment, they have 50% न्यूक्लिक एसिड एंड 50% प्रोटीन इन बैक्टीरियोफेज। तो उनके बैक्टीरियोफेज के अंदर 50% न्यूक्लिक एसिड और 50% प्रोटीन मौजूद था। ठीक है,
ओके, सो इन्होंने किया क्या, एक्चुअली पूरा तो प्रेजेंट था बट उन्होंने जितना भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था और जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट था उसमें से 50-50% निकाला बाहर, और उसके बाद उनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को ऐड कर दिया। तो इन्होंने प्रोटीन के अंदर सल्फर को ऐड किया जबकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोरस को ऐड किया, ताकि जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करे तो ये ऑब्जर्व कर पाए, ऑब्जर्वेशन अपनी ले पाए कि किस तरीके से हो रहा है। सो जब एक बार इन्होंने लेबलिंग कर दी प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर को और न्यूक्लिक एसिड के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को लेबल कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने ई कोलाई को और बैक्टीरियोफेज को आगे के प्रोसेस के लिए छोड़ दिया। सो दे labeled protein with S35 and nucleic acid with P32 and then infect the E. coli। तो इसके बाद जब एक बार लेबलिंग ख़त्म हो गई तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को इन्फेक्ट कराने के लिए कोशिश करी, ठीक है, उसे बैक्टीरियोफेज को उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करी। तो हुआ क्या, जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई की सेल के कांटेक्ट में आया तो ई कोलाई की सेल ने बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को अपनी सेल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि वो डीएनए बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र होकर आया था, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होकर आया था। जब वो एक बार अंदर घुस गया तो वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज के अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, जो चीज़ डबल हुई सेल के अंदर, वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसका डीएनए हुआ। और इस डीएनए से ही क्या पता चला हमें कि जब वो डीएनए ई कोलाई के पास आया तो ई कोलाई ने उसे अपना समझा और उसे मल्टीप्लाई करती चली गई, डिवीजन होती चली गई, और जो ई कोलाई था उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जबकि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो सेल के बाहर था। तो यहाँ से जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन ली और ऑब्जर्वेशन में इन्होंने पाया कि भाई जो सल्फ़र है वो तो ई कोलाई की सेल के बाहर है जबकि फॉस्फोरस ई कोलाई के अंदर है, तो यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकला कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो कि ट्रांसफ़र हुआ बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई के अंदर। सो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गई पूरी तरीके से कि डीएनए ही इकलौता जेनेटिक मटेरियल था जो कि क्या होता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे जिनसे ये प्रूफ किया गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने दिया था, जिसमें इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी, एस टाइप और आर टाइप। एस वाली में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी जबकि आर वाले में कोई भी कोटिंग नहीं थी। जब दोनों स्ट्रेन्स को माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो आर वाले में माउस जिंदा रहा जबकि एस वाले के अंदर माउस मर गया। जब दोनों को मिक्स करके चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो उस केस में भी रिजल्ट क्या रहा कि चूहा मर गया। यहाँ से ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसा था एस बैक्टीरिया के अंदर जो कि आर को भी अपने जैसा यानी कि एस में कन्वर्ट कर ले रहा था, और इस कन्वर्जन के प्रोसेस को ही, इस फिनोमेना को ही इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया और इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बट जो रीज़न था ट्रांसफॉर्मेशन का वो अभी भी अनक्लियर था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया वो एवरी कॉलिन और कार्टी ने मिलकर किया था, जो कि नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता था और साथ के साथ इस बात को भी एक्सप्लेन करता था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन ली, उस एस 3 अलग अलग एस स्ट्रेन ली। पहली वाले में से डीएनए को रिमूव किया, दूसरे वाले में से प्रोटीन को रिमूव किया, तीसरे वाले में से आरएनए को रिमूव किया, और उन तीनों जब एक बार रिमूवल हो गया उसके बाद जो हमारे पास अब स्ट्रेन बची थी उन एस स्ट्रेन को लेकर आर के साथ मिक्स करा, फिर उसके बाद फिर से उन्हें चूहों में इंजेक्ट करा, और अब की बार इन्होंने रिजल्ट में पाया कि जिस वाले स्ट्रेन के अंदर प्रोटीन एब्सेंट था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरी बारी में जिसके अंदर आरएनए एब्सेंट था वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, तो वहाँ पर भी ये पता चला कि आरएनए के होने या ना होने से ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड एट लास्ट जिसमें डीएनए एब्सेंट था उस वाले केस में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो यहाँ से पता चला कि एस स्ट्रेन के अंदर जितने भी बायोकेमिकल्स मौजूद थे उन तीनों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ डीएनए इकलौता ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। यही एस की इन्फॉर्मेशन को आर में लेकर जा रहा था और एस और आर वाले को एस में बदल रहा था। इसके बाद लास्ट में आया हार्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बैक्टीरियोफेज की हेल्प से ई कोलाई को इन्फेक्ट कराने की कोशिश करी। इन्होंने अपने बैक्टीरियोफेज के 50% न्यूक्लिक एसिड और 50% प्रोटीन को बाहर निकाला, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऐड किया और उसके बाद दोबारा से उसे बैक्टीरियोफेज के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और अब जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज तैयार था उसके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर S35 मौजूद था और जो न्यूक्लिक एसिड था उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 मौजूद था। अब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को भेज दिया ई कोलाई के पास उसे इन्फेक्ट करने के लिए, और ई कोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज ने एंट्री की तो केवल और केवल उसका जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए था वही ट्रांसफ़र हुआ, वही ई कोलाई तक पहुंचा। उसी को ई कोलाई ने अपनी सेल समझ के मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और जो इन्फेक्शन था वो स्प्रेड हो गया। तो यहाँ से ये बात पता चली कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था वही ई कोलाई के अंदर मिल रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास था। तो इस यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डीएनए ही हमारा इकलौता जेनेटिक मटेरियल है। सो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। सो हेयर द न्यूक्लिक एसिड एंड द टॉपिक डीएनए इज completed, not completed. In next class we will study more about DNA, but for now it's all. So if you have any doubts you can ask.